गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं चंद्रगुप्त नाटक का द्वितीय अंक लेकर। जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त, जिसका प्रथम अंक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। प्रथम अंक 2 वीडियो में है। आज हम लोग चंद्रगुप्त नाटक का द्वितीय अंक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर, देर न करते हुए। तो चंद्रगुप्त नाटक का द्वितीय अंक और प्रथम दृश्य है इसका। यह दृश्य उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर, यवनों का शिविर लगा है सिंधु नदी के किनारे। तो ग्रीक शिविर के पास जो है ब्रिज के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई है, वही दृश्य है। चलिए देखते हैं। कार्नेलिया कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट, सिंधु नदी के तट पर किनारे बैठी हुई है ब्रिज के नीचे। वहीं पर जो है यवनों का शिविर भी है पास में ही। तो बैठे बैठे कार्नेलिया बोल रही है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर और कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। अर्थात कार्नेलिया जो है सेलुकस की पुत्री है। वह कहती है कि जो भारत के लिए जो भारतीय संगीत का पाठ है जिसको मैं गाती रहती हूँ, तो देखूं वो भूल तो नहीं गई हूँ ना, थोड़ा गा के चेक करती हूँ। तो कार्नेलिया यहाँ गाती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु शरद धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़त खग जिस ओर मुँह किए, समझ निड़ी निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहर टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हे कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। तो जैसे ही गीत खत्म होती है, फिलिप्स वहाँ आता है और बोलता है, कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है। ऐसे गा रही हो जैसे लग रहा है कि पूरे भारतीय संगीत पर ही अधिकार हो गया तुम्हारा। चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब हो, लेकिन तुम जो है भारतीय संगीत पर अधिकार कर लिया है। कार्नेलिया बोलती है फिलिप्स से, फिलिप्स यह तुम हो। आज दारा की कन्या वालिक जाएगी। फिलिप्स, दारा की कन्या? नहीं कुमारी, साम्राज्ञी कहो। कार्नेलिया, असंभव है फिलिप्स। ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया है। वह देव कुमारी सी सुंदर बालिका साम्राज्ञी कहने पर तिलमिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि वह एक महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, प्रणय प्रणीता पत्नी नहीं।
फिलिप्स कहता है, कुमारी प्रलय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है? कार्नेलिया कहती है, यदि प्रलय हो तो फिलिप्स, प्रलय तो मेरा हृदय पहचानता है। कार्नेलिया हंसकर, ओहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। फिलिप्स, कुमारी क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाती हो? कार्नेलिया, नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर के बोलता है, मैं पूछने आया हूं कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियां स्कंधावर में सम्राज्ञी के साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलोगी? कार्नेलिया, नहीं, संभवतः पिताजी को यहीं रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलिप्स कुछ सोचकर, कुमारी न जाने फिर भी कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। कार्नेलिया, तुम मेरा अपमान करने का साहस न करो फिलिप्स। फिलिप्स, प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु मेरा अंधा है क्या प्रेम? कार्नेलिया, तुम अपने अंधेपन से दूसरों को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते फिलिप्स। फिलिप्स इधर उधर देखता है, यह नहीं हो सकता। कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है और जैसे वो पकड़ने की कोशिश करता है, वो चिल्लाती है, रक्षा करो, रक्षा करो। और चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है और वह गिरकर क्षमा मांगता है। चंद्रगुप्त फिर उसे छोड़ देता है। कार्नेलिया, धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स लज्जित होकर, कुमारी प्रार्थना करता हूं कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। और फिलिप्स लज्जित होता है और कहता है कि हे कुमारी, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस घटना को आप भूल जाइए, मुझे क्षमा करिए, मुझसे गलती हुई। अब सोच रहे होंगे चंद्रगुप्त कहाँ से आ गया। तो चंद्रगुप्त को आपको पता होगा कि दंडायन के पास जब चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था तो सिकंदर ने उसे निमंत्रण दिया था अपने यहाँ आने का, तो चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया था। ठीक है, तो इसी वजह से चंद्रगुप्त यहाँ पर प्रस्तुत है। कार्नेलिया बोलती है, क्षमा तो कर दूंगी परंतु भूल नहीं सकती फिलिप्स, तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक होकर चला जाता है। चंद्रगुप्त, चलिए आपको शिविर के भीतर पहुंचा दूं। कार्नेलिया, पिताजी कहाँ हैं? उनसे यह बात कह देनी होगी, यह घटना। फिर बोलते नहीं, तुम ही कह देना, मैं नहीं कहूँगी। चंद्रगुप्त, ओहो, वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूंगा। कार्नेलिया, आप चलिए मैं आती हूँ। चंद्रगुप्त चला जाता है। कार्नेलिया, एक घटना हो गई। कार्नेलिया बोलती है कि एक घटना हो गई। फिलिप्स ने विनती की कि उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध है, उसे कैसे भूल जाऊं? उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है, वह भी आह कितना आकर्षक है, तना तरंग संकल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए न उस साधु ने भविष्यवाणी की है कि भारत के सम्राट होने की उसमें कितनी विनयशील और वीरता है। अर्थात दंडायन ने चंद्रगुप्त के लिए भविष्यवाणी किया कि ये भारत का जो है होने वाला सम्राट है। तो उसी बात को कार्नेलिया सोच रही है और फिर चली जाती है। कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर आते हैं। सिकंदर बोलता है, विजय करने की इच्छा क्लांति से मिलती जा रही है। हम लोग इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है। सिकंदर बोलता है कि हम लोग इतने बड़े आक्रमण के लिए आ पहुँचे हैं और लग रहा है कि ये देश सोया हुआ है, इसको अपने फिक्र ही नहीं है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। ये लड़ने के लिए तैयारी नहीं है, जैसे इनको जीवन का उद्वेग जनक अंश नहीं है। अपने ध्यान में दर्शनक के सदृश निमग्न है।
सुनते हैं पौरव ने केवल झेलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे? नहीं 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 लड़ पाएंगे। तो एनिसाइक्रिटीज कहता है कि मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। अब देखिए कितनी घनघोर बेइज्जती कर दिया सिकंदर ने, और उसका सपोर्ट जो है एनिसाइक्रिटीज ने भी कर दिया कि मुझे तो लगता है ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर, नहीं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके हो, दंडायन को देखा ना, थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। यह अद्भुत देश है। एनिसाइक्रिटीज बोलता है, परंतु आम्बिक तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला। एनिसाइक्रिटीज कहता है कि परंतु आम्बिक तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला। उसने जो प्रतिज्ञा किया था, ठीक है, उस पर खरा उतरा। प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है, उसने जो व्यवस्था की है बिल्कुल अच्छा की है। सिकंदर, लोभी है। सिकंदर कहता है कि वो लोभी है। सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई है। सिकंदर कहता है कि वो लोभी है और इसी बात से उसकी बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई है, यानी राज छोड़कर चली गई है। एनिसाइक्रिटीज कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता, इसमें कोई रहस्य होगा। पर एक बात कहूँगा, ऐसे पथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ तक ठीक है? क्यों न शिविर में ही चला जाए? सिकंदर बोलता है, एनिसाइक्रिटीज, फिर तो पल्सिपोलिन राजमहल छोड़ने की आवश्यकता न थी। यहाँ एकांत में मुझे कुछ ऐसी बातों पर विचार करना है जिन पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है। भविष्यवाणियाँ प्रायः सत्य होती हैं, जो भविष्यवाणी होती है वो प्रायः सत्य होती हैं। एक ओर फिलिप्स आम्बिक, दूसरी ओर से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। एक ओर से फिलिप्स आता है और आम्बिक आता है, और दूसरी ओर से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त आता है। सिकंदर बोलता है, कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है? फिलिप्स बोलता है, आम्बिक से पूछ लिया जाए। आम्बिक कहता है, यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है फिलिप्स, और उसके सहायक हैं सेल्यूकस। फिलिप्स बोलता है, सेल्यूकस क्रोध और आश्चर्य से, अर्थात आम्बिक जो है फिलिप्स से बताया है कि चंद्रगुप्त जो है इस षड्यंत्र रच रहा है। क्योंकि आप शुरू में ही देखे होंगे चाणक्य पर और चंद्रगुप्त पर और सिंहरण पर वो आरोप लगाया था आम्बिक। तो यहाँ भी कह रहा है कि अगर चंद्रगुप्त से मिला हुआ है तो इसका मतलब सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त की तरह आपको धोखा दे सकता है, मतलब चंद्रगुप्त की ओर मिल चुका है सेल्यूकस। तो इसी बात को सुन करके सेल्यूकस क्रोध में हो जाता है और बोलता है, इतनी नीचता! अभी उस लज्जाजनक अपराध को प्रकट करना बाकी ही रहा, उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो खड़ग इसका न्याय करेगा। सिकंदर, उत्तेजित न हो सेल्यूकस। फिलिप्स, तलवार तो कभी का न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था, नहीं तो निर्लज्ज विद्रोही की हत्या करना पाप नहीं पुण्य है। अर्थात यहाँ पर भी जो है फिलिप्स को आम्बिक यहाँ भड़का देता है, और फिलिप्स जो है अपने ही ओर की जो एक सेनापति है सेल्यूकस, उसको विद्रोही बताता रहा है कि वो भारत ओर मिल गया है, विद्रोही है। तो सेल्यूकस जो है अपने तलवार खींचता है, और सिकंदर जो है तलवार खींचने से अच्छा होता, सिकंदर बोलता है कि तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग का निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बतलाओ तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा है? सेल्यूकस, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथ से अपमानित होने से बचाया है, और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर, परंतु साहस नहीं हुआ, क्यों सेल्यूकस? फिलिप्स बोलता है, क्यों साहस होता? इनकी कन्या दंडायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है।
फिलिप्स कहता है कि क्यों अब जो कल्याणी है, सॉरी कल्याणी कह रहे हैं, सेलुकस की जो पुत्री है, क्या नाम है उसका, कार्नेलिया। तो एक फिलिप्स कह रहा है कि कार्नेलिया तो दंडायन के यहाँ, यानी भारत दंडायन के यहाँ जाती है, उनके आश्रम पर जाती है और भारतीय दर्शन पढ़ती है वहाँ जा कर के, और भारतीय संगीत सीखती है। वहीं पर विद्रोहिणी अलका भी आती है, और वहीं जो है विद्रोहिणी यानी अंबिक से जो विद्रोह करके जो अलका गई है वो भी वहाँ आती है। और चंद्रगुप्त के लिए यह जनरव फैलाया गया है कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। और चंद्रगुप्त के लिए यह जो है एक जनरव मतलब होता है कि ध्वनि, जनता में एक ध्वनि फैल गई है कि यही जो है भारत अगला भविष्य में भारत का सम्राट बनेगा। सेलुकस बोलता है, रोक, अपने अबाध गति से चलने वाली जीभ को रोक, जो मन में आएगा वो बोलेगा। सेलुकस कहता है फिलिप्स को। तो सिकंदर बोलता है, ठहरो सेलुकस, तुम अपने को विचाराधीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त कहता है, क्या? सिकंदर, सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जारज संतान है, उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। चंद्रगुप्त बोलता है, हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया है, मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, हस्तगत नहीं। सिकंदर, और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया होगा, जो परिस्थिति को देखते हुए वह असंभव भी नहीं जान पड़ता। चंद्रगुप्त, असंभव क्यों नहीं है? सिकंदर, हमारी सेना इसमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। असंभव इसलिए नहीं है, सिकंदर कहता है कि असंभव इसलिए नहीं है क्योंकि तुम आसानी से उस पर जीत प्राप्त कर सकते हो। चंद्रगुप्त को सिकंदर चढ़ाता है कि तुम मगध पर आसानी से जीत कर सकते हो, हमारी सेना तुम्हारी मदद करेगी। चंद्रगुप्त कहता है, मुझे आपसे सहायता नहीं चाहिए। सिकंदर क्रोध से, फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? चंद्रगुप्त, एक सादर निमंत्रण, एक आदर के साथ निमंत्रण है, उसी की वजह से मैं रुका हूँ, और सेलुकस से उपकृत होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा है, परंतु मैं यवनों को अपना शासक बनाने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। कह रहा है, परंतु यवनों को मैं अपना शासक, मैं खुद राजा बन जाऊं, इसके लिए आमंत्रित करने नहीं आया हूं। सिकंदर, परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ है, वो विजित किया जाएगा, उसे जीत लिया जाएगा। चंद्रगुप्त, वह भविष्य के गर्भ में है, अभी क्यों सोच रहे हो? वो तो भविष्य की बात है, उसके लिए अभी तो इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं है कि आप जीत ही जाओगे। भविष्य की बातें हैं, अभी इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं है। सिकंदर, अबोध युवक, तुम गुप्तचर है, तो गुप्तचर है क्या? चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं, अवश्य ही यहाँ रहकर यवन रणनीति से मैं कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आंबिक समझने की भूल ना होनी चाहिए। मुझे लोभी आंबिक मत समझिए, आंबिक की तरह मुझे मत समझिए कि मैं भी लोभ कर लूँगा, लालच में फंस जाऊँगा। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से उसका उद्धार मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं अपने दम पे कर लूँगा। सिकंदर बोलता है, यानी सिकंदर जो है चंद्रगुप्त को भी लालच यहाँ दे रहा है। सिकंदर बोलता है, तुमको अपनी विपत्तियों से डर नहीं? हम ग्रीक लुटेरे हैं। चंद्रगुप्त, क्या यह झूठ है? लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना, रणकला का उपहास कराना। सिकंदर आश्चर्य और क्रोध से, सेलुकस। चंद्रगुप्त बोलता है, सेलुकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से कहनी चाहिए, सेलुकस से मत कहिए। कौन बोल रहा है? चंद्रगुप्त। अंबिक बोलता है, शिष्टता से बात करो। अंबिक जो है चंद्रगुप्त को कहता है कि शिष्टता से बात करो। चंद्रगुप्त, स्वच्छ हृदय भीरु कावरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता, अनार्य
देशद्रोही आंबिक, चंद्रगुप्त रोटियों के लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। सिकंदर, बंदी कर लो इसे। सिकंदर बोलता है कि इसे बंदी बनाओ। आंबिक, फिलिप्स और एनिसाइक्रिटीज टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता है और निकल जाता है। सिकंदर बोलता है सेल्यूकस। सेल्यूकस बोलता है सम्राट। सिकंदर बोलता है यह क्या है? सेल्यूकस, आपका अविवेक है। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है। यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है। सम्राट, हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतःपुर की महिलाओं के साथ वालिक जाने दीजिए। फिलिप्स को भेज दीजिए, जहाँ महिलाएं जा रही हैं उनके साथ चले जाए। कहाँ? वालिक। सिकंदर सोचकर, अच्छा जाओ। प्रस्थान होता है, वो चला जाता है। अब यहाँ जो है दूसरे अंक का जो है दूसरा दृश्य यहाँ पर है कि झेलम तट का वन पथ है, वनों का यानी जंगलों का रास्ता है, और वहाँ पर चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश होता है उसी वन पथ पर, वन में, रास्ते पर। अलका बोलती है, आर्य, अब हम लोगों को क्या कर्तव्य है? अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? अब हमें क्या करना चाहिए? चाणक्य कहता है पलायन करना चाहिए। चंद्रगुप्त, व्यंग न कीजिए गुरुदेव, सच बताइए। चाणक्य, दूसरा उपाय क्या है? अलका, है क्यों नहीं? चाणक्य, हो सकता है। दूसरी ओर देखने लगता है। चंद्रगुप्त बोलता है गुरुदेव। चाणक्य बोलता है परिव्राजक होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। यौनों को प्रति पद में बाधा देना मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर प्रयत्न करूंगा। यौनों को यहाँ आने नहीं दूंगा, यौनों के रास्ते में मैं बाधा बनूंगा और ये मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर कोशिश करूंगा उनको रोकने की। कौन कहता है? चंद्रगुप्त। चाणक्य बोलता है यह तो अच्छी बात है, परंतु सिंहरण अभी नहीं आया। चाणक्य कहते हैं ये बात तुम्हारी अच्छी है, लेकिन सिंहरण अभी तक नहीं आया। चंद्रगुप्त, उसे समाचार मिलना चाहिए। चाणक्य, अवश्य मिला होगा। अलका, यदि न आ सके तो? अलका कहती कि यदि न आ सके तो? चाणक्य, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रह कर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उस समय उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? अलका, जल बरसने की। चाणक्य बोलता है ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, सिंहरण मालव को समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी निश्चित आशा है। और जब ऐसा है तो सिंहरण निश्चित ही आएगा। चंद्रगुप्त, उधर देखिए वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं? सिंहरण का सहारा लिए हुए वृद्ध गांधार राज का प्रवेश होता है। अब देखिए गांधार राज भी आ गए, यानी आंबिक ने उनको भी निकाल दिया तक्षशिला से। चाणक्य बोलते हैं राजन। गांधार राज बोलते हैं विभव की छलनाओं से वंचित एक वृद्ध जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छोड़ दिया हो, मैं वही एक अभागा मनुष्य हूँ। गांधार कहता है कि मैं छला गया हूँ, ठीक है, जिसके पुत्र ने, मेरा ही पुत्र आंबिक ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और मेरी कन्या ने, मेरी पुत्री ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं वही एक अभागा मनुष्य हूँ। अलका बोलती है पिताजी, और गले से लिपट जाती है। यानी अलका के वो पिता हैं गांधार राज, जहाँ से जो उनको छोड़ के आई है। गांधार राज बोलते हैं बेटी अलका, अरे तू कहाँ भटक रही है? अलका, कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गांधार राज, नहीं, तू मुझे अब की झोपड़ी में बिठाकर चली जाएगी। मैं नई झोपड़ी में जाऊंगा। जो महलों को छोड़ चुकी उसका झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास? जो इतने बड़े महलों को छोड़ दी वो झोपड़ी कब छोड़ देगी क्या पता। अलका, नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए। और सिंहरण से मालव, सिंहरण से बोलती है कि मालव, मैं कृतज्ञ हुई जो आपने मेरे पिताजी को यहाँ पहुँचा दिया मेरे पास। सिंहरण
सम्मित नमस्कार करता है, सभी लोगों को एक साथ नमस्कार करता है। पिताजी के साथ अलका का प्रस्थान होता है, पिताजी के साथ अलका चली जाती है। चाणक्य बोलता है सिंहरण तुम आ गए, परंतु सिंहरण बोलता है किंतु परंतु नहीं आ रहे, आप आज्ञा दीजिए हम लोग कर्तव्य में लग जाएं, विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए अब हम लोग अपने काम में लग जाए। चाणक्य उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति तब में लहलही होगी। जितने अंधेरा होगा, जितनी विपत्ति आएगी, उतने हमारा जो है नीति लहलहाएगी। बोलता है हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। कह रहा है कि केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो। बोलो तुम लोग प्रस्तुत हो? सिंहरण बोलता हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य तो युद्ध नहीं करना होगा। चाणक्य बोलता है कि तब युद्ध नहीं करना होगा। चंद्रगुप्त फिर क्या करना होगा जब युद्ध नहीं करना होगा? चाणक्य बोलता है सिंहरण और अलका को नट और नटी बनना होगा। चाणक्य कहता है कि सिंहरण को और अलका को नट और नटी बनना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और चंद्रगुप्त सपेरा बनेगा और मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। देख रहे हो चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले हैं वे सैनिक कहाँ के हैं? चंद्रगुप्त नहीं जानता। चाणक्य अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं है, हम लोग उसी सेना के साथ अपने स्वांग रखेंगे, वहीं हमारे खेल होंगे। चलो हम लोग चलें, देखो वह नवीन गुल्म का युवक सेनापति जा रहा है। सबका प्रस्थान होता है। पुरुष वेश में कल्याणी और सैनिक का प्रवेश होता है। कल्याणी जो है मगधराज नंद की पुत्री है, वो आती है पुरुष के भेष में। कल्याणी बोलती है सेनापति मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखलाना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। कैसे भी मैं दिखाऊं कि पर्वतेश्वर तुम छोटे हो, हमसे नीच हो, कमज़ोर साबित करना है उसे मुझे। सेनापति बोलता है राजकुमारी। कल्याणी बोलती है सावधान सेनापति। सेनापति कहता है क्षमा हो, अब ऐसी भूल न होगी। हाँ तो केवल एक मार्ग है। सेनापति बोलता है केवल एक ही मार्ग है। कल्याणी कहती है वह क्या? सेनापति बोलता है घावलों को शुश्रूषा का भार ले लेना है। कल्याणी मगध सेनापति तुम कायर हो। कल्याणी बोलती है कि हे मगध के सेनापति तुम कायर हो। सेनापति बोलता है तब जैसी आज्ञा। स्वागत। स्त्री की अधीनता जैसे ही बुरी होती है, 30 पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। कल्याणी मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घेर लिया जाए, उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूरा करूं। उसी समय जब उसको यवन सेना जो है पूरी तरीके से घेर ले, उसी समय हम लोग आक्रमण करेंगे और उसको बचाएंगे, और बचाने के बाद अपना मनोरथ, अपनी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगी। वो मुझे तब बड़ा मानेगा, अपने को तुच्छ मानने लगेगा। सेनापति बात तो अच्छी है। कल्याणी करती है और तब तक हम लोगों को रक्षित सेना। फिर रुक कर देखते हुए यह लो पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है। पर्वतेश्वर का युद्ध वेश में प्रवेश। पर्वतेश्वर बोलता है दूर दिखलाकर वह किस गुल्म का शिविर है? युवक। कल्याणी मुग्ध गुल्म का महाराज। कल्याणी बोलती है कि क्योंकि वो कल्याणी जो है पुरुष वेश में है, तो कल्याणी बोलती है मगध गुल्म का महाराज। पर्वतेश्वर मगध की सेना। बोलता है असंभव, उसने तो रण निमंत्रण ही अस्वीकृत किया था। कल्याणी परंतु मगध की बड़ी सेना में से एक छोटा सा वीर युवक का दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित था। स्वेच्छा से उसने इस युद्ध में योग दिया। पर्वतेश्वर प्राच्य मनुष्य में भी इतना उत्साह?
और हंसता है। कल्याणी बोलती है, महाराज उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। परितोषर फिर हंसने लगता है और बोलता है, प्रगल्भ हो युवक, परंतु रण जब नाचने लगता है तब भी यदि तुम्हारा उत्साह बना रहे तो मैं मान लूंगा। हाँ, तुम बड़े सुंदर सुकुमार युवक को इसलिए साहस न कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ हो तो अच्छा है, समझा ना। कल्याणी बोलती, जैसी आज्ञा। चंद्रगुप्त सिंहरण और अलका का भेष बदले हुए प्रवेश। अब जो है चंद्रगुप्त और सिंहरण और अलका अपना अपना भेष बदल लिए। चंद्रगुप्त सपेरा बन गया, सिंहरण और अलका सिंहरण और अलका नट और नटिन बन गए। सिंहरण बोलता है, खेल देख लो खेल। सिंहरण बोलता है कि खेल देख लो खेल, ऐसा खेल जो कभी न देखा हो, कभी न सुना हो। पर्वतेश्वर, नट, इस समय खेल देखने का अवकाश नहीं है। अलका बोलती है, क्या युद्ध के पहले ही घबरा गए सेनापति? वह भी तो वीरों का खेल ही है। पर्वतेश्वर बोलता है, बड़ी ढीठ है। चंद्रगुप्त, न हो तो नागों का ही दर्शन कर लो, अगर नहीं इच्छा है तो कम से कम नागों का दर्शन कर लो। कल्याणी बोलती है, बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों का ये लोग किस प्रकार बस में कर लेते हैं। कल्याणी बोलती है कि महाराज बड़ा कौतुक है ये चीज, ये लोग सांपों को किस प्रकार बस में कर लेते हैं। चंद्रगुप्त बोलता है, महाराज तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरों की सी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी आश्चर्य से, आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी बस में कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। अब देखिए ये इम्पोर्टेंस लाइन है, इसको आप याद रखेंगे कि आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी बस में कर सकता है, परंतु मनुष्य को क्यों नहीं बस में कर पाता है। पर्वतेश्वर बोलता है, नट नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है। चंद्रगुप्त बोलता है, मंत्र से, औषधियों से और किससे? मंत्र महाऔषधि के भाले से बड़े बड़े मत नाग वशीभूत होते हैं। पर्वतेश्वर बोलता है, भाले से? सिंहरण, हाँ महाराज, वैसे ही जैसे भालों से मदमत मतांग बस में हो जाता है। पर्वतेश्वर बोलता है, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सिंहरण बोलता है, ग्रीक के शिविर से आ रहे हैं। चंद्रगुप्त बोलता है, उनके भाले भारतीय हथियारों के लिए वज्र ही हैं। उनके भाले तो भारतीय जो हथियार हैं उनके लिए वो वज्र साबित होंगे। पर्वतेश्वर बोलता है, तुम लोग आंबिक के चर तो नहीं हो। सिंहरण बोलता है, रातों रात यवन सेना वितस्ता के पार हो गई। समीप है महाराज, पार हो गई है और समीप है, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। पर्वतेश्वर, मगध नायक, इन लोगों को बंदी करो। पर्वतेश्वर बोलता है कि हे मगध नायक, इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है। चंद्रगुप्त जो है कल्याणी को ध्यान से देखता है। अलका बोलती है, उपकार का भी यह फल, उपकार करने का भी यही फल। हमने आपको बताया कि उनके हथियार बहुत ताकतवर है, भारतीय हथियारों के लिए वो वज्र साबित होंगे, तो आपका उपकार ही तो किए, आपको सूचना देकर फिर भी बंदी बना रहे। चंद्रगुप्त, हम लोग बंदी ही हैं, परंतु रण व्यू से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए। जाइए महाराज, यवन रणनीति भिन्न है। पर्वतेश्वर उद्दाग्नि भाव से चला जाता है। कल्याणी सिंहरण से बोलती है, चलो हमारे शिविर में ठहरो,
फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त मुझे कुछ कहना है। चंद्रगुप्त कहता है कि मुझे कुछ कहना है। कल्याणी बोलती है अच्छा तुम लोग आगे चलो। चंद्रगुप्त कुछ कहना चाहता है। सिंहरण इत्यादि आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रगुप्त इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। चंद्रगुप्त बोलता है कि इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। कल्याणी बोलती है परंतु तुम लोग कौन हो? और ध्यान से देखती हूँ, मैं तुमको कहीं पहचान रही हूँ। चंद्रगुप्त मगध का एक सपेरा हूँ। कल्याणी यह भविष्यवक्ता भी है। चंद्रगुप्त मुझे मगध के पताका के सम्मान की। कल्याणी बोलती है कौन? चंद्रगुप्त तो नहीं हो? चंद्रगुप्त अभी तो एक सपेरा हूँ राजकुमारी कल्याणी। कल्याणी एक क्षण चुप रहकर, हम दोनों को चुप रहना चाहिए और चलो। कल्याणी कहती है, चुप हो जाती है। उसे भी पता चल जाता है कि ये चंद्रगुप्त है, तो कहती है कि हम दोनों को चुप रहना चाहिए, चलो। और दोनों का प्रस्थान होता है। अब यहाँ तीसरा दृश्य आपके सामने है। युद्ध क्षेत्र में जो है सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर हैं। युद्ध क्षेत्र का ये दृश्य है जिसमें सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर दिखाई दे रहे हैं। पर्वतेश्वर सेनापति से बोलते हैं कि सेनापति भूल हुई। सेनापति कहता है हाथियों ने ही उधम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। पर्वतेश्वर सेनापति युद्ध में जय या मृत्यु दो में से एक होनी चाहिए। पर्वतेश्वर कहता है कि सेनापति युद्ध में चाहे जय हो या मृत्यु हो जाए, दोनों में से एक होनी चाहिए। सेनापति बोलता है महाराज सिकंदर को वितस्ता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खड़गों में कितनी धार है। वो अच्छे तरीके से वितस्ता नदी पर ही समझ गया होगा कि हमारे तलवारों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया है। राजकुमार की भीषण भाले के चोट सिकंदर न संभाल सका। पर्वतेश्वर बोलता है प्रशंसा का समय नहीं है। कहता है कि ये प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता करो, जल्दी करो। मेरा रणगज प्रस्तुत हो और मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा। हाथियों की सेना का मैं संचालन करूंगा। चलो सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। कल्याणी बोलती है चंद्रगुप्त तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे तो? चंद्रगुप्त कहता है बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारूण द्वेष से सब जकड़े हुए हैं। मुझको इसकी चिंता भी नहीं है, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी केवल तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में एक मैं भी हूँ। चंद्रगुप्त बोलता है परंतु राजकुमारी मेरा हृदय देश की दुर्दशा में व्याकुल है। इस ज्वाला में स्मृति लता मुरझा गई है। स्मृति लता यानी कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे सब कुछ भूल सा गया है, केवल युद्ध दिखाई दे रहा है। कल्याणी बोलती है चंद्रगुप्त बोलता है राजकुमारी समय नहीं है। देखो वह भारतीयों के प्रतिकूल दैव ने मेघमाला का सृजन किया है। रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन और भी भयानक हो रहा है। कल्याणी बोलती है तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसे चाहो वैसे करो। चंद्रगुप्त पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी। पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी चलो। मेघों की गड़गड़ाहट, दोनों जाते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट होती है, दोनों चले जाते हैं। एक ओर से सेल्यूकस और दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का ससैन्य सैनिकों के साथ प्रवेश होता है। युद्ध। सेल्यूकस बोलता है पर्वतेश्वर अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर बोलता है यवन सावधान, बचाओ अपने को। तुमुल युद्ध होता है। घायल होकर सेल्यूकस का हटना।
घायल होकर सेलुकस हट जाता है। पर्वतेश्वर बोलता है, सेनापति देखो उन कायरों को रोको, उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है, जय पराजय की चिंता नहीं। इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना भी जानते हैं। बादलों से पानी बरसने की जगह वज्र बरसे, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी विरथ हो रक्त के नाले धमनियों में बहे, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाली भिखारी हम नहीं हैं। जाओ उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो कि मरने का क्षण एक ही है। जाओ जाओ और उनसे कहो, ठीक है। सेनापति का प्रस्थान होता है। सिंहरण और अलका का प्रवेश होता है। सिंहरण बोलता है, महाराज यह स्थान सुरक्षित नहीं है, उस पहाड़ी पर चलिए। पर्वतेश्वर बोलता है, तुम कौन हो युवक? सिंहरण बोलता है, एक मालव हूँ। पर्वतेश्वर, मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया है। मालव खड़क क्रीड़ा देखनी हो तो खड़े रहो, डर लगता है तो पहाड़ी पर जाओ। सिंहरण बोलता है, महाराज यौनों का एक दल वह आ रहा है। पर्वतेश्वर, आने दो, तुम हट जाओ। सेलुकस और फिलिपींस का प्रवेश। सिंहरण और पर्वतेश्वर का युद्ध। सिंहरण और पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ाकर गिरने की चेष्टा। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिक के साथ पहुंचना। दूसरी ओर से सिकंदर का आना। युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा मिलना। चंद्रगुप्त बोलता है, युद्ध होगा। सिकंदर कहता है, युद्ध नहीं होगा, बंद करो युद्ध आज। तो चंद्रगुप्त कहता है, युद्ध होगा। सिकंदर बोलता है, कौन? चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त कहता है, हाँ देवपुत्र। सिकंदर बोलता है, किससे युद्ध करोगे? मुर्मुस घायल पर्वतेश्वर, वीर पर्वतेश्वर से? कदापि नहीं। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं है। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। होमर की कविता पढ़ी हुई, जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा, उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पर्वतेश्वर बोलता है रक्त पोंछते हुए, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, सिकंदर वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करो। सिकंदर कहता है, मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता। धन्य है आर्यवीर। पर्वतेश्वर बोलता है, मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। चंद्रगुप्त, पंचनंद नरेश, आप क्या कर रहे हैं? चंद्रगुप्त बोलता है कि हे पंचनंद नरेश, राजा पौरुष, आप क्या कर रहे हैं? समस्त मागध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। कल्याणी बोलती है, इन्हें थोड़े से जीव यवनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मगध सेना है, महाराज आज्ञा दीजिए। पर्वतेश्वर बोलता है, नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने वचन दे दिया, अब सिकंदर चाहे हटे। सिकंदर बोलता है, यद्यपि नहीं कहूं तो। तब कल्याणी बोलती है, सिरस्त्राण फेंक कर कहती है, जाती हूँ क्षत्रिय पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन में रक्षा न कर सकी, बड़ी निराशा हुई। वो कहती है कि तब मैं जा रही हूँ, जब युद्ध नहीं लड़ोगे तो क्या होगा, बड़ी निराशा हुई। आए थे युद्ध लड़ने और लेकिन आप जो है मित्रता की ओर बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त बोलता है, नहीं, पर्वतेश्वर बोलता है, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त बोलता है, मगध राजकुमारी कल्याणी देवी हैं। पर्वतेश्वर, ओह, पराजय, निकृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान। चंद्रगुप्त और कल्याणी दोनों चले जाते हैं। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका घायल सिंहरण को उठाना चाहती है कि अंबिक आकर दोनों को बंदी करता है। पर्वतेश्वर, यह क्या है? अंबिक, इनको भी बंदी बना रखना आवश्यक है।
पर्वतेश्वर, तो ये लोग मेरे यहाँ रहेंगे? सिकंदर बोलता है, पंचनंद नरेश की जैसी इच्छा हो। अब यहाँ जो है चौथा दृश्य आपके सामने आया है। चौथा दृश्य मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश है, जहाँ मालविका जो है मालव की कुमारी है। प्रवेश करती है वहाँ पर उद्यान में, फुलवारी में, बगीचे में, और बोलती है, फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरड़ी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने ही के लिए है? नहीं, सबके लिए एक नियम तो नहीं, कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। फिर विचार करती है और कहती है, आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु एक विचित्र विदेशियों का दल यहाँ ठहरा है। इनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो देखो, यह युवक आ गया। सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। ऐन्द्रजालिक के प्रवेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त बोलता है, मालविका बोलती, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, तुम्हारे नाग केसर की क्यारी कैसी है? मालविका, हरी भरी है। चंद्रगुप्त, आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? मालविका, खेल तो नित्य ही देखती हूँ, न जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ न कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने से बैठी हुई सब देखती रहती। चंद्रगुप्त बोलता है कि मालविका, तुम्हें कुछ गाना आता है? मालविका बोलती है, आता तो है, परंतु। चंद्रगुप्त कहता है, परंतु क्या? मालविका, युद्ध काल है और देश में रण चर्चा छिड़ी हुई है। आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं है, तो मैं कैसे गाऊं? बात यहाँ युद्ध सामने खड़ा है और तुम गाने की बात कर रहे। चंद्रगुप्त बोलता है, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो कोई हानि न होगी। क्या कि युद्ध लड़ने से पहले अगर कोई मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो हानि नहीं होगी। मालविका, न जाने क्यों आज ऐसी कामना जाग पड़ी है। मालविका बोलती है, अच्छा सुनिए तब। और अचानक चाणक्य का प्रवेश हो जाता है। चाणक्य बोलता है, छोकरियों से बातें करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इन लड़कियों से बातें करने का समय नहीं है। चंद्रगुप्त बोलता है, नहीं गुरुदेव, मैं आज ही विपाशा के तट से आया हूँ, यवन शिविर भी घूमकर देख आया हूँ। चाणक्य, क्या देखा? चंद्रगुप्त, समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है। मगध का इंद्रजाली जानकर मुझसे यवन सैनिकों ने वहाँ की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा, पंचनद के सैनिकों से भी दुर्दश कई रण कुशल योद्ध शतद्रु तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों में आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया। चाणक्य, हाँ, तब क्या हुआ? मेगस्थनीज के अनुयायियों ने क्या किया? चंद्रगुप्त, उनकी उत्तेजना से सैनिकों ने विपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए रावी के जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ है। अब उनकी इच्छा युद्ध करने की नहीं है। चाणक्य, और क्षुद्रकों का क्या समाचार है? चंद्रगुप्त, वे भी प्रस्तुत हैं। मेरी इच्छा है कि इस जगत विजेता ढोंग करने वाले को एक पाठ पराजय का भी पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिंहरण का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य बोलता है, अच्छा देखा जाएगा, संभवतः
स्कंधावार में मालवों की युद्ध परिषद होगी। अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों को मिलाने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया है। चंद्रगुप्त, चलिए मैं भी आया। चाणक्य चला जाता है। मालविका, यह खेल तो बड़ा भयानक होगा मगध। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई है। एक सैनिक का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त बोलता है, क्या है? सैनिक बोलता है, सेनापति, मगध सेना के लिए क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त बोलता है, विपाशा और शतद्रु के बीच जहाँ अत्यंत संकीर्ण भूभाग है वहीं अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वंस करने यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो जाए। वो कहता है कि वहीं वितस्ता की नदी जैसे वो पार करता है वहीं पर भीषण युद्ध करना। ठीक है, अपनी ये सेना का जो है सेना का विराट प्रदर्शन कराना, ताकि सेना सिकंदर जो है ये समझ जाए कि बहुत विशाल सेना है, इनसे हम नहीं लड़ सकते, ऐसा उनको महसूस करा देना। सैनिक बोलता है, अच्छा, राजकुमारी ने पूछा है कि आप कब तक आएंगे, उनकी इच्छा मालव में ठहरने की नहीं है। चंद्रगुप्त बोलते हैं, राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ, युद्ध ही मेरी आजीविका है। शूद्रकों की सेना का काम, सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहकर भी मगध की अच्छी सेवा कर सकूँगा। सैनिक बोलता है, जैसी आज्ञा, और चला जाता है। चंद्रगुप्त कुछ सोचकर सैनिक के पास बोलता है, सैनिक फिर लौट आता है। सैनिक बोलता है, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त बोलता है, राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना साथ न ले जाएं। चंद्रगुप्त बोलता है कि राजकुमारी कल्याणी से कह देना कि अगर मगध जाने की इच्छा कभी जगे तो चली जाए, लेकिन सेना को साथ न ले जाए। सैनिक बोलता है, इसका उत्तर भी लेकर आना होगा। चंद्रगुप्त बोलता है कि नहीं, बस कह देना है, आंसर लाने की जरूरत नहीं है। सैनिक चला जाता है। मालविका बोलती है, मालव में बहुत सी बातें मेरे देश से विपरीत है, इनकी युद्ध पिपासी बलवती है, फिर युद्ध। चंद्रगुप्त बोलता है, तो क्या तुम इस देश को नहीं हो? क्या तुम इस देश की नहीं हो? मालविका बोलती है, नहीं, मैं सिंधु की रहने वाली हूँ। आर्य, वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं करता, इसलिए अर्थमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरा सिंधु देश है। चंद्रगुप्त बोलता है, तो यहाँ कैसे चली आई? मालविका कहती है, मेरी इच्छा हुई कि और देशों को भी देख लूं। तहसीला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंहरण के साथ यहाँ भेज दिया। कुमार सिंहरण बड़े सहृदय हैं, परंतु मगध तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाता हूँ। कभी इंद्रजाली, कभी कुछ भला, इतना सुंदर रूप तुम कभी इंद्रजाली, कभी कुछ भला, इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा इतना सुंदर रूप है, तुम इसको क्यों खराब किए हो? मल्लिका कहती है। चंद्रगुप्त बोलता है, सुबह मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ, तुम इन बातों को पूछकर क्या करोगी? और चला जाता है। मालविका, स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछड़ने का भय भी होता है। अद्भुत युवक है, देखूं कुमार सिंहरण कब आते हैं। और पट परिवर्तन होता है और यहाँ पर 5वां दृश्य स्टार्ट होता है। तो हम लोग वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक का हम लोग 4 दृश्य देख चुके हैं। अगले वीडियो में आगे का दृश्य मिलेगा। तब तक के लिए
आप लोग इंतज़ार करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल पर सभी नाटक आपको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। यूजीसी नेट की सभी विधाओं के लिए सभी रचनाएं जो भी उसमें लगी हैं, सभी रचनाएं इस चैनल पर आपको प्राप्त होगी। तो चलिए क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।